Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali, and today's lecture is about pathology. And the topic that we are going to discuss is irreversible cell injury. रिवर्सिबल सेल इंजरी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होती है कि जब आपकी ब्लड वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होता है, इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया होने की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। टिश्यू हाइपोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि टिश्यू को ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, जब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो उस टिश्यू पे ब्लड जाना भी रुक गया। तो जब ब्लड जाना रुकेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन भी उस सेल को नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा सेल का। लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए या हम उस टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो जो सेल होगा अपनी नॉर्मल हालत में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो इंजरी पहले हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अगर वो हम ऑक्सीजन दें और वो दोबारा अपनी नॉर्मल सेल शेप में चला जाए तो उस इंजरी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन अगर काफ़ी देर तक उस वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन रहे, सेल को ऑक्सीजन ना मिले, सेल को ब्लड ना मिले, इस्कीमिया रहे, तो क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी कन्वर्ट हो जाएगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, अगर हम उस जगह टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करें, ब्लड भी सप्लाई करें, तब भी वो सेल अपनी नॉर्मल हालत में नहीं जा सकता। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों होती है, उसके डिफरेंट काजेज़ हैं। पहला है इंजरी टू लाइजोसोम। आपको पता है कि जब इस्कीमिया परसिस्टेंट रहता है तो हाइपोक्सिया होता है। जब हाइपोक्सिया होता है तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती और ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है, इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। तो वो लैक्टिक एसिड सेल में जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो सेल में जमा होता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिड है तो वो सेल की पीएच को डिक्रीज़ कर देता है। जब वो सेल की पीएच को डिक्रीज़ करता है तो वो पीएच एसिडिक एनवायरनमेंट सेल की लाइजोसोम्स जो ऑर्गेनेलिस होती हैं हमारे सेल के अंदर, उन लाइजोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। जब वो लाइजोसोम्स की मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और उससे क्या होता है, लाइजोसोम्स रप्चर हो जाता है, तो जितने भी लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं उस ऑर्गेनेलिस से निकल के। वो एंजाइम्स जो सेल लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं सेल के अंदर, आरएनए की डाइजेशन करते हैं और इसके साथ साथ न्यूक्लियर डैमेज करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसको भी डैमेज करते हैं, क्योंकि लाइजोसोम्स के अंदर प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, आरएनएजेस जो आरएनए को तोड़ते हैं और न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लियर को डैमेज करते हैं, वो एंजाइम रिलीज़ होते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जब इस्कीमिया ऑक्सीजन नहीं मिली सेल को तो क्या होगा, सेल की पीएच डिक्रीज़ कर देगी। सेल की पीएच डिक्रीज़ करने से क्या होगा, लाइजोसोम्स रप्चर हो जाएंगे और लाइजोसोम्स के एंजाइम्स निकलकर प्रोटीन डाइजेशन, आरएनए डाइजेशन और न्यूक्लियर डाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। एक ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल है, ठीक है, अगर हमने इसको ऑक्सीजन ना दी तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेल को हमने ऑक्सीजन दी तो ये सेल दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अगर ये सेल मज़ीद बग़ैर ऑक्सीजन के साथ रहे तो ये सेल इस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेल से ये सेल वापस इस सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस सेल को हम, इस इंजरी को, सेल की इंजरी को हम कहेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगला फैक्टर जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी काज करता है, पहला था लाइजोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज, दूसरा है इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द सेंट्रल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंजर होना सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मेन फैक्टर है। मकसद इसका ये है कहने का
कि इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी काज होती है वो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से काज होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंजरी किस वजह से हो सकती है? ये पहली वजह है लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस। ठीक है, अब मेम्ब्रेन जो सी होती है सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जब ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलती तो वो फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, जिससे लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स यानी जो फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंजरी हो जाती है। अगली काज है इंक्रीज डिग्रेडेशन। ठीक है, इंक्रीज डिग्रेडेशन क्यों होती है? फॉस्फोलिपिड आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, लेकिन जब एटीपी काम नहीं करता तो क्या होता है, कैल्शियम सोडियम पोटाशियम पंप डैमेज हो जाता है। जब सोडियम पोटाशियम पंप डैमेज होता है तो कैल्शियम की सेल के अंदर इनटेक होना शुरू हो जाती है। ये कैल्शियम क्या करता है, ये फॉस्फोलाइपेजेस को एक्टिवेट कर देता है। तो जो फॉस्फोलाइपेज होता है वो फॉस्फोलिपिड्स की डाइजेशन करवाने लग पड़ता है। ठीक है, जब फॉस्फोलिपिड की डाइजेशन होगी तो क्या होगा, इनडायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी। ये अब आप देख सकते हैं कि जब क्या हुआ, सोडियम पोटाशियम पंप कैंसिल हो गया तो क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। इंक्रीज कैल्शियम होने की वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम एक्टिवेट कर देगा। इसमें से जो पहला एंजाइम है वो है फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसिस को रोक देगा, फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। जब ये डिग्रेड करेगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा क्या करेगा, कैल्शियम एक्टिवेट करेगा प्रोटीएजेस को। जब ये प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन और मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। अगला काज ये है कि जब कैल्शियम इंक्रीज़ होगा तो ये एक और एंजाइम जो है एंडोन्यूक्लिएजेस को भी एक्टिवेट कर देगा सेल को, और ये न्यूक्लिएजेस डैमेज करते हैं न्यूक्लियस को, तो ये न्यूक्लियस को डैमेज करना शुरू कर देंगे, तो इसकी वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। और क्या होगा, कैल्शियम आने की वजह से एटीपीएजेस एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एटीपी की प्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। एटीपी की प्रोडक्शन जब डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनना शुरू कर देगा और सेल एसिडिक में कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एसिडिक में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। आगे क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे डैमेज करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे डैमेज होती है, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो फॉस्फोलाइपेजेस ने फॉस्फोलिपिड्स को जब डिग्रेड किया तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनते हैं, यानी फॉस्फोलिपिड्स के टूटने से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। ठीक है, एक फॉस्फोलाइपेजेस की सिंथेसिस नहीं हो रही, एक फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस नहीं हो रही, एक फॉस्फोलाइपेजेस ने फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ना शुरू कर दिया है, और जो फॉस्फोलिपिड्स टूट रहे हैं फॉस्फोलाइपेजेस की वजह से, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, उन्होंने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। अगली है साइटोस्केलेटल प्रोटीन डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीएजेस। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम, और इस एंजाइम में होता है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज साइटोस्केलेटल प्रोटीन की डिस्ट्रप्शन करेंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इससे अगला है टॉक्सिक रेडिकल काजेज रीपरफ्यूजन इंजरी। जब ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलती तो उसमें टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स बनना सेल के अंदर शुरू हो जाते हैं, और वो टॉक्सिक रेडिकल काज करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की टूट जाएगी तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इसकी टूटने की वजह से क्या होगा कि मैसिव कैल्शियम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल इनफ्लक्स इनटू द सेल, मतलब कैल्शियम और जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है, सोडियम है, पोटाशियम है, वो सेल के अंदर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो सेल के अंदर वाली चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन, कोएंजाइम, आरएनए, मेटाबोलाइट एंड एंजाइम, वो सेल क्योंकि मेम्ब्रेन टूट गई है तो वो सेल के बाहर जाना शुरू कर देंगे।
तो ये कॉन्सिक्वेंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंजरी पे। माइटोकॉन्ड्रिया की इंजरी कैसे होती है? जब आफ्टर मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल, कैल्शियम इज टेकन अप बाय माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीज कैल्शियम इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ये कैसे हुआ कि जब कैल्शियम सेल के अंदर आया, ठीक है, तो कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना भी शुरू कर दिया, तो माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन ज़्यादा हो गई। इस परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस होना कम, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होगा कैल्शियम इनटेक की वजह से। सेल डेथ क्या होती है? सेल डेथ को हम इस तरह करेक्टराइज करते हैं कि अगर एक्सटेंसिव, पहला करेक्टरिस्टिक उसका ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। दूसरा ये है कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनकी टूट फूट शुरू हो गई है, यानी वो डिग्रेड होना शुरू हो गई हैं। तीसरा करेक्टरिस्टिक सेल डेथ का ये है कि जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, जो सेल के अंदर एंजाइम हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, यानी वो सेल से बाहर जाना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा चौथा इसका पॉइंट ये है, एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी जो सेल के बाहर चीज़ें हैं, वो सेल के अंदर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जो फाइनली डेड सेल है, यानी जो सेल डेड हो गए हैं, वो रिप्लेस्ड हो जाएगा माइलिन फिगर से, यानी जो सेल के अंदर कंपाउंड लाइसोसोम टूटे हैं, सेल मेम्ब्रेन टूटे हैं, वो माइलिन फिगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला सेल डेथ का करेक्टरिस्टिक ये है कि जो माइलिन फिगर्स हैं, यानी जो सेल टूटा उससे माइलिन फिगर्स बनी, वो माइलिन फिगर्स क्या होंगी, फैगोसाइटोज्ड हो जाएंगी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की वजह से, और डिग्रेड हो जाएंगी फैटी एसिड्स में। ठीक है, पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि सेल ऑर्गेनेलिज डैमेज हो जाएंगी। तीसरा सेल डेथ का करेक्टरिस्टिक ये है कि इंट्रा सेलुलर एंजाइम बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। चौथा ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। पांचवा करेक्टरिस्टिक ये है कि जो डेड सेल है वो माइलिन फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। छठा ये होगा कि जो माइलिन फिगर होगी वो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेज, जो सेल का इम्यून फंक्शन में काम करते हैं, वो उस डेड सेल को या माइलिन फिगर को आके फैगोसाइटोस कर देंगे और बिल्कुल ही डिग्रेड कर देंगे, या फिर क्या होगा, वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल डेथ। थैंक यू वेरी मच।